देखो कंप्यूटर का सवाल है। कह रहे हैं कि किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। ये कंप्यूटर का सवाल है इस तरीके से। तो देखिए, आलेख का चयन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये कुछ कंप्यूटर में की होती हैं कुंजियाँ, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि स्पेशल कंप्यूटर पूछा जाता है और जूनियर असिस्टेंट में भी कंप्यूटर के सवाल आएंगे, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, बोलो। CTRL प्लस के, CTRL प्लस ए, उसके बाद में कह रहे हैं ALT प्लस F5 या शिफ्ट ए। कौन सा आंसर आपके हिसाब से है? कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये कुछ कुंजियां हैं, कुछ की है, कंप्यूटर में दबाने से वो कुछ की होती है। तो इसका आंसर तो सिर्फ इतना याद रख लेना, कंप्यूटर का सवाल है। तो कंट्रोल ए दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। अगला सवाल देखो क्या है। ये कह रहे हैं कि बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या है। कह रहे हैं कि ये बाइनरी नंबर है ये वाला, तो इसका दशमलव समतुल्य मान क्या है, मतलब जो इसकी रियल वैल्यू है वो क्या है। इसकी रियल वैल्यू क्या है, ये किसका मान है ये वाला, ठीक है। ये किसका मान है ये पूछा गया हमसे। तो ये है, हिंदी में कहते हैं उसको द्विआधारी द्विआधारी संख्याएं, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स, बाइनरी संख्याएं। बाइनरी संख्याओं में 2 अंक होते हैं, 1 और 0। कंप्यूटर में बाइनरी का इस्तेमाल होता है और बताया जाता है कि इसमें 2 अंक होते हैं, 1 और 0। तो बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें 1,0 अंकों का प्रयोग होता है, अंकों का प्रयोग होता है। इसमें 1 और 0 अंकों का प्रयोग होता है। 2 ही आधार हैं, 2 ही अंक हैं। अब किसी भी अंक का बाइनरी नंबर कैसे निकालना आपको वो देख लीजिए एक बार। जैसे मान लो हम इन्हीं ऑप्शन को लेकर चले, हमें ये देखना है कि 8 का बाइनरी मान क्या होगा। मान लो पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं 8 का बाइनरी मान क्या होगा। मतलब 8 को अगर हम बाइनरी संख्या में लिखें तो 8 को बाइनरी संख्या में कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं इसमें देख लीजिए आप। सबसे पहले आपने 8 लिखा, 8 को 2 से डिवाइड करो पहले, तो 2 चौक बोलो 8, शेष क्या बचा 0। अब जो भागफल आया है 4, उसे फिर 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी, शेषफल क्या बचा 0। उसके बाद में फिर 2 आया, 2 को फिर 2 से भाग करो तो 2 ही का ना 2, शेषफल क्या आया
जीरो, उसके बाद में आया 1। अब इस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो शेष एक ही तो बचेगा। बोलो, एक शेष बचा या नहीं बचा? भाई अगर आप एक को 2 से भाग करोगे हो ही नहीं सकती, 1/2 रहेगा, तो शेष क्या बचेगा? एक बचेगा, नहीं बचेगा। अब इसको बाइनरी नंबर में लिखना है तो उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके लिखो, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 0। तो 8 का बाइनरी मान क्या हो गया? बोलो, 1 0 0 0। ये 8 का क्या है? बाइनरी मान है। अब कह रहे हैं कि 9 का बाइनरी मान क्या होगा। मान लो अगर हमें 9 का बाइनरी मान निकालना होगा तो 9 का बाइनरी मान हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, बाइनरी संख्या का मान निकालने का तरीका आप देख लीजिए। तो मान लो दूसरे वाले उदाहरण में हमने देखा 9 का बाइनरी मान, 9 का बाइनरी मान क्या होगा? तो 9 का बाइनरी मान निकालना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले हम लोग 9 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 शेष बचा 1। अब ये जो 4 है इस 4 को 2 से भाग करो, 2 दूनी 4 शेष क्या बचा? अब इस 2 को फिर 2 से भाग करो, ये वाला जो भागफल आएगा इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 ही का ना शेष बचा 0। अब उसके बाद में 1 जो आया 1, अब इस 1 को भाग करनी है 2 से तो भैया शेष बचेगा कितना? 1 ही शेष आएगा। अब इसका बाइनरी मान लिखना है, उल्टा करके लिख दीजिए। पहले ये वाला 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 0 लिखो और फिर, तो बताओ 9 का बाइनरी मान क्या हो गया? 1 0 0 1। कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी अंक का बाइनरी मान। हमें ये चेक करना है ये किसका है। अब ये किसका है तो अब सी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। सी ऑप्शन में क्या है? 11 है। सी ऑप्शन में है 11। 11 का बाइनरी मान, 11 का बाइनरी मान क्या होगा? अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ क्या करोगे आप? किसको? 11 को 2 से भाग, तो 2 पंजे कितना शेष बचा? 1। अब क्या करोगे बताओ? 5 को किससे भाग करोगे? 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 शेष बचा 1। अब क्या करोगे? 2 को भाग करोगे कितने से? 2 से, तो 2 ही का ना शेष बचा 0। अब क्या करोगे इसके बाद? 1 को भाग करोगे 2 से तो शेष आएगा कितना भैया? शेष कितना आएगा बताओ? 1 शेष आ जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। अब इसका बाइनरी मान लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 1, फिर लिखोगे 0, फिर लिखोगे 1 और 1। 1 0 1 1 किसका बाइनरी मान है? ये 11 का है। चलो 15 का भी चेक कर लो। 15 का बाइनरी मान कैसे निकालोगे भाई? 15 का बाइनरी मान, 15 का बाइनरी मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि 15 को डिवाइड करेंगे कितने से? 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14 शेष बचा। अब इस 7 को डिवाइड करेंगे कितने से भैया? तो 2 तिया शेष क्या बचा? अब इस 3 को डिवाइड करोगे कितने से? 2 से, 2 ही का ना शेष बचा। अब इस 2 को, इस 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। अब 1 बचेगा तो इसका बाइनरी मान उल्टा करके लिख दीजिए, 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1। तो 1 1 1 1 ये किसका बाइनरी मान हो गया? किसी भी गिनती का, किसी भी संख्या का बाइनरी मान निकाल सकते हो आप। बोलो, किसी भी गिनती का बाइनरी मान निकालने में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम। तो ये हमसे सवाल में पूछ रहे थे कि बाइनरी संख्या जो है 1 0 1 1 का
दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, बोलो। ये वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। तो ये 11 का अभी हमने चेक करा था, 11 का बाइनरी मान कितना आया है? 1011। किसी भी गिनती का बाइनरी मान निकालना हो तो बाइनरी मान ऐसी कैलकुलेट हम लोग करेंगे, किसी भी संख्या का, किसी ना बाइनरी संख्या से वैसे बना सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपको ये भी बताया जाएगा कि इस संख्या का बाइनरी मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले बाइनरी मान निकालना सीख लीजिए। ठीक है, तो बाइनरी मान निकालने का ये एक सबसे आसान तरीका है, क्योंकि पूछा आपसे कि बताओ 15 का बाइनरी मान क्या होगा, है ना, पूछेगा 125 का बाइनरी मान क्या होगा। ऐसा थोड़ी बड़ी संख्याओं का पूछ लेगा कि 125 का बाइनरी मान क्या होगा, ये कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए भाई, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा मान है जिसका संबंध जो है वो कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है? पहले में लिखा है पीपीपी। कंप्यूटर में क्या ये पीपीपी शब्दावली का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? कंप्यूटर में पीपीपी प्रणाली का इस्तेमाल होता है नहीं होता? भाई आपने पीपीपी सुना होगा, कंप्यूटर में भी आता है। वैसे आपने सुना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अरे ये तो नाम सुना होगा ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फुल फॉर्म जो होती हैं वो बहुत सारी सेम भी होती हैं। अरे भाई पीपीपी को आप क्या कहते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी से आप ऐसे भी कह सकते हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान। अरे क्यों बन नहीं सकता क्या? लेकिन कंप्यूटर में एक शब्दावली का इस्तेमाल होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपीपी। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में कहाँ करते हैं भाई? इसका उपयोग कंप्यूटर में कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग कंप्यूटर में हम लोग करते हैं कहाँ? आपने सुना होगा दो कंप्यूटरों के बीच, दो कंप्यूटरों के बीच मल्टी प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल डेटा भेजने में, डेटा भेजने में। इसका मतलब ये समझ लीजिए फिर कि पीपीपी जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ था ये कंप्यूटर का शब्द है, ये कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है। पीपीपी ये कंप्यूटर का शब्द है फिर। ठीक है, रोम रैम शब्द याद रखने से कंप्यूटर पूरा नहीं होता कि रोम की फुल फॉर्म पढ़ ली आपने, रैम की पढ़ ली, सीपीयू की पढ़ ली, है ना, और बोलने लगे कि हमने कंप्यूटर सीख लिया। ये सब शब्दावली, ये समझिए कि जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर स्पेशल है नहीं है। तो ऐसे सवालों को पकड़ कर चलिए। बिल्कुल इजी सवाल बना रखा उसने, कह रखा कि बताओ इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कंप्यूटर प्रणाली से संबंध नहीं रखता। इसका मतलब वो गैर कंप्यूटर भाषा का शब्द है फिर वो। अब बच्चे सोचेंगे कि यार पीपीपी पढ़ा हमने, और पीपीपी में हमने पढ़ा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो कंप्यूटर में नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी तो होता। दूसरा शब्द देखो, क्या आपने कंप्यूटर में एफटीपी शब्द सुना है? एफटीपी,
क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? एफ से बनता है क्या? फाइल। टी से बनता है ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके नाम से पता चल गया भाई, इसकी फुल फॉर्म भी बता रही है कि इसका उपयोग कहाँ होगा भाई, बोलो। कंप्यूटर फाइलों का स्थानांतरण करना। कंप्यूटर फाइलों का स्थानांतरण करना। कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो आज की ज़रूरत है, और कंप्यूटर प्रैक्टिकल का विषय है। कंप्यूटर थ्योरी का इतना बड़ा विषय नहीं है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल का विषय है या नहीं है भाई? अगर मान लीजिए किसी आदमी को मोबाइल पढ़ा दिया जाए तो क्या वो मोबाइल चलाना सीख गया? मोबाइल में चलाने का मतलब यही नहीं होता कि आपने उसका कीपैड निकाला और फ़ोन नंबर लगा के किसी को फ़ोन कर लिया। अब मल्टीमीडिया जो मोबाइल हैं अपने पास में नहीं है, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं या नहीं है? ऐसी कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल का विषय है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ों को प्रैक्टिकल ही समझना है आपको, ठीक है? प्रैक्टिकल ही समझना है। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये वाला शब्द भी किससे संबंधित है बताइए? कंप्यूटर से। अब आ रहा है सी ऑप्शन में तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में कह रहे थे URL। ये तो आपने सुना ही होगा। देखो, इससे एक फ़ायदा आपको मिलेगा, कम से कम शॉर्ट फॉर्म के साथ में फुल फॉर्म आपको याद हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर शब्दावली की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है? तो URL का नाम आपने सुना होगा। क्या होता बताओ? क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर इसका यूज कहाँ करते हैं? वैसे तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, मुख्य चीज़ें को देख लीजिए आप। इंटरनेट डेटा को ब्राउज करने में, अब आखिर में हमारे पास में शब्द बचा। अब बताओ, जब ये तीन ऑप्शन हमारे किससे संबंधित हो गए? कंप्यूटर से संबंधित हो गए तीनों ऑप्शन, तो चौथा बचा। इसका मतलब ये कंप्यूटर से संबंधित प्रणाली नहीं है, या ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द नहीं है। नाम है EPF, हाँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये फंड से संबंधित है। चौथे नंबर में कम से कम फुल फॉर्म तो लिख ही लें। EPF, इसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब ये जो शब्द है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, इसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। तो जब पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो जैसे PPP का फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो ये फंड से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, इकोनॉमी का वर्ड है ये इकोनॉमी या अर्थशास्त्र का या अर्थव्यवस्था का शब्द है। और बाकी तीन शब्द किससे संबंधित हैं? ये कंप्यूटर से संबंधित है तीनों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद में क्या कह रहे थे। इसके बाद में कह रहे थे हमसे, कह रहे हैं किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन आ रहा है रैम कहते हैं, आरएएम। ऑप्शन आ रहा है सीडी रोम कहते हैं। ऑप्शन आ रहा है रोम कहते हैं। ऑप्शन आ रहा है सीपीयू कहते हैं। तो क्या बोलते हैं बताओ, परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। रोम कहलाती है। अब ये जो शब्द आ रहे हैं ना, इनको थोड़ा देख लीजिए, इनके बारे में सीख लीजिए थोड़ा बहुत। जैसे कि आरएएम होता है, तो एक तो ये जो वर्ड है ना, इनकी शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म देख लीजिए। तो रैम जो होता है, उसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये रैम क्या है, कोई पूछेगा तो। रैम क्या है अगर कोई पूछेगा तो, भाई ये तो परमानेंट मेमोरी हो गई रोम जिसको आप कह रहे हो। तो रैम क्या है, ये कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है। अच्छा शब्द है, लिखेंगे यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। तो याद रखो, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक मेमोरी। चलिए उसके बाद में आ रहा है रोम को देखें पहले आप, या सीडी रोम को देखें। दूसरे ऑप्शन में है सीडी रोम। इसका पूरा नाम पूछ लेगा तो सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता भैया। सीडी कंपैक्ट डिस्क, फिर रोम का क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, ये कैसी मेमोरी है फिर ये सीडी रोम वाली। देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक। सीडी रोम जो है वो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। तो यह कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी है। याद रखें, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम जिसको बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाएगी, सीडी रोम। अब आता तीसरे ऑप्शन में अपने पास लिखा है, वो लिखा है रोम, ROM। पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है भैया। तो लिखा हुआ है, देखो कैसी है ये,
परमानेंट मेमोरी। तो यह कंप्यूटर की परमानेंट मतलब स्थायी परमानेंट मेमोरी है। यह कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। तो देखो, रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। सीडी रोम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। और रोम क्या है? परमानेंट मतलब स्थायी मेमोरी है। अब एक ऑप्शन और बचा, ऑप्शन है अपने पास में सीपीयू। तो जो सीपीयू है, पूरा नाम क्या होता है सीपीयू का? बोलो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आपको पता होगा यही कंप्यूटर का ब्रेन है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है भाई? सीपीयू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है देखो, सब इम्पोर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सब कैसे हैं? इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है उसे क्या कहते हैं हम? रैम। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम, सीडी रोम। और परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को। ठीक है, किसे बोलते हैं हम? सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसी तरीके से कंप्यूटर के सवाल अगर आप तैयार करोगे तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आपको मिलेंगे। एक तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म में बदलना, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं आता एग्ज़ाम में। मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर के सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। क्लर्क स्टेनो के एग्ज़ामों में, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में सिंपल से सवाल आएंगे, लेकिन उनकी बेसिक जानकारी अगर आपको है तो आप आराम से क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन उसको बनाकर दिखाओ थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 121 का बाइनरी मान क्या होगा? 121 का बाइनरी मान क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। 121 का बाइनरी मान क्या होगा? ठीक है, जो बच्चे YouTube पर देखते हैं वो इसका बाइनरी मान निकाल के और मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए इसका बाइनरी मान क्या होगा। ठीक है।